नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन में। दोस्तों, हम वापस मिल रहे हैं सीटेट 8 जनवरी 2022 के पेपर यानी आज का जो पेपर हुआ है उसको लेकर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इसमें देखेंगे किस प्रकार का पैटर्न हुआ है, किस प्रकार से इसमें लेवल चेंज हुआ है या फिर सेम पैटर्न जैसे चल रहा था वही देखने को मिल रहा है। सभी हम बात करेंगे। ठीक है, आज के प्रश्नों के जितने बच्चों ने प्रोवाइड करवाए हैं प्रश्न, वो सभी मैं देखे हमारे चैनल पर चाहे आधा एक घंटा पेपर थोड़ा लेट ज़रूर अपलोड होता है। ठीक है, वो आप भी समझ सकते हैं। कुछ जैसे रिकॉर्ड होता है, फिर उसको अपलोडिंग होती है, एडिटिंग होती है, कुछ छोटी मोटी बातें वो करनी होती है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो कुछ थोड़ा बहुत सब्र आप भी रखा करें। ठीक है, बाकी जिन बच्चों ने जैसे कि सुरेंद्र ने भेजा है, ललिता ने भेजा है, रमेश ने भेजा है और एक देवेंद्र देवेंद्र और सुनीता, इन 4-5 बच्चों ने जिन्होंने नाम बताया मेरे को स्पेशली, तो उनका मैं नाम ले रहा हूँ। इन बच्चों ने मेरे को पेपर भेजा, इनका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि आपके आने वाले जो और बच्चों के पेपर हैं उनमें आपका ज़रूर सपोर्ट रहेगा। ये मैं ज़रूर मेंशन करूँगा आपके बारे में कि आपने इन पेपरों को प्रोवाइड करवाया, जिनकी वजह से आगे बच्चों में भी सहायता रही है। ठीक है, देखिए अगर कुछ चैनल में ज़रूर हमारे को थोड़ा लेट होता है अपलोड करने में, बाकी पेपर आपको एकदम फैक्ट वाला क्वेश्चन मिलता है, एकदम रियल पेपर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसमें क्या है कि बच्चों में थोड़ा कलेक्ट करने में, क्वेश्चन कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, कई बच्चे थोड़ा लेट भेजते हैं तो उनको भी लिखने लग जाता हूँ, और फिर उन सभी प्रश्नों को एक पेज में मैं लिख के फिर आपके सामने वीडियो बनाता हूँ। तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन हम प्रश्नों की संख्या हमेशा ज़्यादा लेके आते हैं। ठीक है, हमारे चैनल के अलावा अगर और किसी चैनल पर आपको हमारे से ज़्यादा अगर प्रश्न मिलते हैं तो ठीक है, आप देख सकते हैं। बाकी हमारे से ज़्यादा प्रश्न आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम विस्तार से हम डिस्कस करते हैं। जो प्रश्न आपके सामने आते हैं उससे संबंधित अगर कोई पहला प्रश्न पूछा गया तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। आगे भी अगर वो ऐसा प्रश्न बन सकता है तो उससे संबंधित हम सभी प्रकार के प्रश्न इसमें डिस्कस करते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके अलावा भी। तो चलिए आज का पेपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, सभी जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि हम रोज़ जो पेपर डिस्कशन कर रहे हैं उसमें आगे आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली है, आपके बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है इस पेपरों के। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, पहला देखिए, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछा है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसका सीधा उत्तर है 8। ठीक है, अब 8 किस प्रकार है इसको थोड़ा डिटेल से भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, 8 का ब्यौरा देखते हैं। पहले क्या था, जब 29 राज्य थे उसमें 7 जो केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, उसके बाद एक राज्य कम किया गया था, जो जम्मू कश्मीर था, उसको कम करके कितने कर देते, 29 में से 28 राज्य। ठीक है, ये आप थोड़ा डिटेल से समझिए, क्या पता आगे हो सकता है यही दोबारा से क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ ले, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इस बात पर विशेष ध्यान रखें। ठीक है, और देखिए 28 राज्य, जब एक राज्य था जम्मू कश्मीर, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, अब जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख होने के बाद ये 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 28 राज्य। लेकिन जब 9 केंद्र शासित प्रदेश थे तो अब इसमें 8 कैसे हो गए, तो दादर नागर हवेली और दमन दीप, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको मर्ज कर दिया गया है, दोनों को एक कर दिया गया है। तो इसलिए 8, अब वर्तमान की अगर बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं, ये विशेष ध्यान रखें। देखिए, स्लोथ से रेगुलर प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ थोड़ा। देखिए, हम रेगुलर इसमें बहुत अच्छे से डिस्कशन भी करते हैं, और ये बात आपको अच्छे से पता चल रही होगी। हमारे पुराने पेपर अगर आप देख रहे होंगे तो आपको बहुत ईजी से समझ में आएंगे क्वेश्चन पेपर। तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो नॉर्मल सब कुछ है, रेगुलर रिपीट हो रहे हैं। तो कोई देखिए, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी है जो पर डे रिपीट हो रहे हैं, तो आपको ज़्यादा, अगर आप पुराने पेपर देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपको ईजी लगेंगे, बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल रहेंगे। ठीक है, स्लोथ से आज प्रश्न पूछा गया है कि स्लोथ जो एक जानवर है उसकी एज क्या होती है, तो वो उसकी 40 साल एज होती है। अगर उसके बात करें उससे, देखिए जितने प्रश्न इससे बन सकते हैं या बने हुए हैं वो सभी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आगे अगर इस स्लोथ से अगर प्रश्न बने तो आपको किसी भी मामले में अटकना नहीं पड़े। तो देखिए, अगर पेड़ की बात करें तो ये कितने पेड़ों पर रहता है, तो 7 से 8 पेड़ों पर अपना पूरा जीवन निकाल देता है। बहुत आलसी जानवर माना जाता है, निठल्ला, आलसी बहुत ज़्यादा। ठीक है, सोता कितने पेड़ों पर वो मतलब सोता कितने घंटे है, तो 17 से 18 घंटे सोता है। उल्टा लटक कर ये सोता है, ये ध्यान रखें। उतरता कितने दिनों में है, तो सप्ताह में एक ही बार ये पेड़ों से नीचे उतरता है, और वो 7-8 पेड़ों पर ही रहता है, वो जीवन व्यापन कर देता है, और अपने वहीं की जो 7-8 पेड़ है वहीं पर पत्तियाँ खाते रहता है। दिखता कैसे है, तो ये भालू की तरह दिखता है। एक्चुअली ये भालू तो होता नहीं है, लेकिन भालू की तरह दिखता है अगर ये पूछा जाए तो। ठीक है, क्योंकि ये पहले पूछ लिया गया है तो रिपीट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए आशा बन सकती है। पोचमपल्ली पहले पूछा भी, 1-2 दिन से नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन पहले पूछा गया प्रश्न है, फिर भी इसको रिपीट कर दिया है। पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये साड़ियों में जो इसमें जो बंदेज कला होती है साड़ियों की, वो उसके लिए, बंदेज कला के लिए साड़ियों में फेमस है, और ये तेलंगाना में स्थित है, ये ध्यान रखना। एल्बेरुनी से थोड़ा थोड़ा
अलग प्रश्न कुछ देखने को मिला है इस बार। देखिए, अल्बेरूनी से पूछा गया है अल्बेरूनी कहाँ से आया था। ठीक है, तो अल्बेरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। कि इससे संबंधित और भी प्रश्न आगे पूछ लिए जाएँ तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि ये किसके काल में आया था। गजनी के काल में आया था। ठीक है, पुस्तक इसकी तहकीक हिंद थी। ठीक है, तहकीक इब्न बतूता से भी अगर कोई प्रश्न बनता है तो देख सकते हैं हम कि आगे इनसे भी प्रश्न बन सकता है, जो कि मेरे को लगता है कि स्पेशली आप इसको पढ़ के जाएं। कहाँ से आया था, तो ये मोरक्को से आया था। किसके शासनकाल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में थे। इसकी पुस्तक जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप ज़रूर देख के जाएं। रेला इसकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है कि इब्न बतूता है। एक दो यात्री, जो चीनी यात्री हैं, उनको बारे में आप थोड़ा जान लीजिए कि फाहियान था वो विक्रमादित्य के काल में आया था, और हैनसांग आया था वो हर्षवर्धन के काल में आया था। तो ये बातें भी आप थोड़ा देख के जाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डिसलेक्सिया। देखिए कि मैंने हर पेपर जो मैं डिस्कशन करता हूँ उसमें बच्चों को स्पेशली ये बात बोलता हूँ कि आप विकार हमेशा देख के जाएँ। ठीक है, विकार से संबंधित प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिल रहा है। डिसलेक्सिया होता है पठन विकार से। अगर लिखने संबंधित कोई बच्चे में, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि डिसलेक्सिया क्या है, डिसग्राफिया क्या है, डिसमोर्फिया क्या है, डिसकैलकुलिया क्या है, इस प्रकार भी पूछ लेते। कई बार इस प्रकार पूछता है कि जैसे बच्चा है, किसी को लिखने में दिक्कत है तो उसमें कौन से विकार से ग्रसित है। दोनों प्रकार से आप पता रख सकते हैं इसका। देखिए, जो डिसलेक्सिया है वो पठन विकार से संबंधित है, डिसग्राफिया है वो लिखने से संबंधित है, डिसमॉर्फिया है तो भ्रम वगैरह होता है। अगर गाय को भैंस, भैंस को गाय समझने लग जाता है, ऐसा कुछ भ्रम हो जाता है तो वो डिसमॉर्फिया। अगर डिसकैलकुलिया की तो बात में गणितीय गणना से संबंधित है। अगर बच्चे में प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकता है कि गणितीय जब बच्चों में विकार होता है तो कौन सी विकार उत्पन्न होता है, तो डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिया जब बच्चा अगर प्लस माइनस नहीं कर पा रहा है तो कौन से विकार से ग्रसित है, तो वो डिसकैलकुलिया। प्रश्नों के प्रकार में मैं आपको लैंग्वेज भी बता रहा हूँ कि किस प्रकार पूछे जा रहे हैं, तो वो भी आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, समर्थ में कौन सी संधि है ये पूछा गया था। ठीक है, इसमें विच्छेद पूछा था मेरे हिसाब से बच्चे ने, शायद विच्छेद बताया था मेरे को कि सर इसका विच्छेद पूछा था। क्योंकि बच्चे जब क्वेश्चन भेज देते तो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से भेजते हैं, तो कुछ मेरे को भी समझना पड़ता है और बाकी आपको समझाने के लिए मेरे को थोड़ा स्पष्ट, थोड़ा अलग तरीके से इसको बढ़ा के लिखना पड़ता है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन पेपर का विश्लेषण हम बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत अधिक प्रश्नों के साथ आपके साथ मिलते हैं। इसलिए थोड़ा सब्र भी रखा करो, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन विश्लेषण एक नंबर का होता है अपने चैनल पर। यह तो आपको पुराने पेपरों का देखकर आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। समर्थ में देखिए संधि सम और अर्थ, ये व्यंजन संधि है। ठीक है, कई बच्चे इसमें ये बता रहे थे कि सर इसमें सम अर्थ में दीर्घ संधि होगी। देखिए बच्चों, बात ये है कि सम और अर्थ में अगर आप दीर्घ संधि करते हो तो इसमें स्वर्ण दीर्घ माना जाता है, यानी दीर्घ कहाँ हुआ। समर्थ में आपको कहीं दीर्घ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो समर्थ में ये व्यंजन संधि है। नॉर्मल बात है, आप समझ पा रहे हो कि अगर आ दीर्घ होता है, ई दीर्घ होती है, ठीक है, या फिर ऊ दीर्घ होता है, जब ऐसी स्थिति होती है ना तब होती है दीर्घ संधि, तो ये व्यंजन संधि है। चेहराव नृत्य बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, कल भी पेपर में पूछा था, परसों वाले में भी शायद, परसों शायद नहीं, उससे पहले वाले पेपर में भी ये बहुत ज़्यादा पूछा है। चेहराव नृत्य कहाँ का है, तो ये मिजोरम का है। एनईपी से रेगुलर एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एनईपी पूरा डिटेल्स में पढ़ के जाएँ। एनईपी का प्रारूप क्या है, तो 5+3+3+4, तो ये प्रारूप है। अरे इसकी बात करें कि इसमें उद्देश्य क्या है, तो वो भी बात आप याद रखें। इसका उद्देश्य समावेशी शिक्षा, मतलब सभी को साथ और पर्यावरण के, समाज के साथ शिक्षा को जोड़ना और उसके अनुभवों में परिवर्तन करना, इस प्रकार के इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, मूर्ख का विलोम बुद्धिमान। 25 M को भारतीय गणना में कैसे लिखते हैं? देखिए 25 M यानी 25 मिलियन की बात हो रही है यहाँ पे। तो 25 मिलियन, 1 मिलियन के जो आंकड़ा होता है वो 10 लाख का होता है, वैसे ही 25 मिलियन का अगर आंकड़ा 10 से गुणा करते हैं तो 2 करोड़ 50 लाख होते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात, आप आसानी से जवाब भी दे सकते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत को बहुकारक सिद्धांत के रूप में भी आप देख सकते हैं। तो ये हार्वर्ड गार्डनर का रेगुलर प्रश्न, पर डे रिपीट में कह सकता हूँ इस क्वेश्चन को, कि पर डे रिपीट हो रहा है, तो ये भी आप ध्यान रखें। इसमें अंदर से भी थोड़ा पूछ लिया जाता है कि इसने कितने प्रकार बताए बुद्धि के, तो 8, सभी बुद्धि को 8 प्रकारों को कैसा माना है, स्वतंत्र बुद्धि के प्रकारों में माना है। ठीक है, इसमें अंतर्व्यक्तिक अंतराव्यक्तिक ये 2 प्रकार की बुद्धि हैं, तो स्पेशली इनको भी देख के जाए क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ रहे। अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा पक्षी अंडे नहीं देता है? ठीक है, यहाँ पक्षी की बात हुई, कौन सा पक्षी अंडे नहीं देता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना है। यहाँ चमगादड़ बच्चे ने मेरे को स्पष्ट किया है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे का, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, और भी देखिए जो संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है और भी 2 मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, तो आप कमेंट करके बताइए किन किन ने दिया है।
ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न। नैतिक विकास सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। ठीक है, नैतिक विकास सिद्धांत में इन्होंने नैतिकता की अवस्थाएं बताई थी, तो उसको भी आप बताएं कितनी अवस्थाएं बताई थी और उसको कितने स्टेजों में डिवाइड किया था, तो ये मेरा आप बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताइए। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए, पर्यावरण को सिखाने का अच्छा तरीका। देखिए, मैंने कल भी ये बात आपके सामने डिस्कस की थी कि अगर पर्यावरण की बात या फिर पर्यावरण अध्ययन की बात आए, तब जब बच्चा को शिक्षक जब पढ़ाने की जब प्रयास करता है तो किस प्रकार बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है। तो या तो उसका क्षेत्रीय भ्रमण, जहाँ पे वो जिस जैसे मतलब किसी जंगल के बारे में पढ़ा रहा है तो उस जंगल पे घुमाने का प्रयास किया जाए तो वो बहुत अच्छे से समझ सकता है। अवलोकन कह सकते हैं हम, ठीक है, प्रत्यक्ष तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, जिसे हम प्रायोगिक तरीका भी कह सकते हैं, किसी चीज़ का प्रैक्टिकल करके देखे, किसी भी प्रकार से अगर उसको प्रत्यक्ष रूप में पढ़ाया जाता है तो बच्चों को बहुत इजीली समझ में आता है। ठीक है, अगले प्रश्न के देखिए, फैक्ट आधारित क्वेश्चन तो कुछ कम ही देखने को मिलते हैं। इस बार जो पेपर हो रहा है सीटेट का, वो अंडरस्टैंडिंग बेस पे जितने आपको जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं सभी अंडरस्टैंडिंग बेस ज़्यादा देख रहा है। पेडागोजी विशेष ध्यान रखिए, पेडागोजी विशेष अंडरस्टैंडिंग बेस आ रही है। इसमें ज़्यादा कुछ अब अंदर की बातें नहीं पूछ रहा, वो बस यही पूछ रहा है कि आपको घुमा रहा है। प्रश्न की जो लैंग्वेज है वो अंडरस्टैंडिंग बेस है कि आपको ऐसे ऐसे प्रकार से आपको ये है, तो ये दिया गया है, तो आप क्या इसमें रिएक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न है। अहमदाबाद से दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है, देखिए भारत का इस प्रकार नक्शा है, यहाँ पे है गुजरात, गुजरात में पड़ता है अहमदाबाद। अहमदाबाद से अगर आप दिल्ली की इस तरफ जाते हो, ठीक है, दिल्ली इस तरफ जाते हो या राजस्थान होते हुए, तो जब दिल्ली पहुँचते हो तो इसकी दिशा पूछिए। तो ठीक है, यहाँ पे पूर्व है, आपको अच्छे से पता है, यहाँ पश्चिम है, उत्तर है, नीचे दक्षिण है, तो ये उत्तर हो गया, ये पूर्व। तो उत्तर पूर्व के मध्य में ये सभी दिशाएं उत्तर पूर्व कहलाती है। तो ध्यान रखना, उत्तर पूर्व की दिशा ये निर्धारित है दिल्ली, अहमदाबाद से दिल्ली जाते समय। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न, सांप की कौन सी प्रजाति है जो अभी संकट में बताई जा रही है। तो रसल वाइपर है। ठीक है, प्रायोगिक में प्रत्यय, ठीक है, प्रायोगिक में प्रत्यय, तो इसमें प्रयोग और इक, इस प्रकार से ये शब्द बनाता है प्रायोगिक। तो इक प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा है। ठीक है, यहाँ पे धात्री का अर्थ पूछा है। ठीक है, धात्री जो होता है वो बुद्धि, वो जो शिशु होता है, जब गर्भवती महिला को कोई होते हैं ना, पहले ऐसा तो नहीं होता, पहले डॉक्टर्स नर्स वगैरह ऐसा तो कुछ सिस्टम था नहीं पहले, तब ये दाई माँ हम जिसे कहते हैं ना दाई माँ, तो उन दाई माँ को दात्री कहा जाता है, जो बच्चों की जो शिशु होता है उसकी देखभाल करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए विपरीत, विपरीत का विलोम पूछा है, तो विपरीत का सीधा होता है पत्थर वाले घर। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये इससे संबंधित देखिए मैंने पहले भी बताया, कल वाले वीडियो में भी इसको मैंने डिस्कस किया था कि ये प्रश्न आपको जरूर पूछना है। ठीक है, पत्थर वाले घर से पूछा गया कि पत्थर वाले घर कहाँ पे मिलते हैं, तो वो लद्दाख में। अगर बांस के घर पूछे जाए तो वो असम में मिट्टी के घर या फिर मिट्टी के बर्तनों की अगर बात करें तो वो, देखिए ये प्रश्न मैं इसीलिए आपके सामने बात कर रहा हूँ कि मिट्टी के घर की राजस्थान है, राजस्थान से रेगुलर प्रश्न बन रहा है कि मिट्टी के घर कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पे मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, उनके मिट्टी से जो होता है मिट्टी या फिर गोबर होता है उसके लेप किए जाते हैं, और वहाँ पे वाइट में जो चूना होता है उसके आंगने में वो क्या फूलों पत्तियों ऐसे मतलब मांडने जाते हैं, तो कौन सी जगह होता है, तो राजस्थान में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है। ठीक है, 8 बजे व 3 बजे में कोण बताना है, कौन सा। देखिए ये कोण वाला क्वेश्चन हमने कल वाले पेपर में भी किया था, उसमें शायद 2-10 पे था या पता नहीं ऐसा कुछ था, उसमें कोण पूछा था। तो आपको ये ध्यान रखना कि अगर कोण 90 डिग्री से अधिक यहाँ पे बन रहा है, 8 बजे का कोण आपको देख पा रहे होंगे, 90 डिग्री से अधिक तो वो अधिक कोण होता है, अगर 90 डिग्री से कम होता है तो वो न्यू कोण होता है। ठीक है, अगर वो 90 डिग्री में बनता है तो वो समकोण होता है। तो 3 बजे का समकोण बन रहा है, 8 बजे का अधिक कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये बात आप विशेष ध्यान रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं। पेपर तो ज़्यादातर आपको देखेंगे तो आपको बस वही दिखेगा कि पेपर आपको बस समझने की थोड़ी वो है, आप किसी भी प्रश्न को करते समय जल्दबाजी नहीं करें, बस थोड़ा धैर्य रखें और सोच समझ के करें, आपको इजीली आपका पेपर हो जाएगा। दुख का विच्छेद, दु और ख। ठीक है, यह दो विसर्ग है। इंडियन रोबिन का, ये इंडियन रोबिन है। इंडियन रोबिन क्या है, तो इंडियन रोबिन एक पक्षी है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता ही होगा। समावेशी शिक्षा पर प्रश्न पूछा है कि समावेशी कैसी, तो समान रूप से शिक्षा। इसमें मतलब समान रूप से शिक्षा जैसे एक सामान्य बच्चा है, ठीक है, सामान्य बच्चा प्लस जो बच्चा विकलांग वगैरह होता है, ठीक है, विशेष योग्यता वाले कह सकते हैं हम, क्योंकि अभी विकलांग बच्चों को आप विकलांग नहीं कह सकते, ये विशेष ध्यान रखें। विकलांग जो बच्चे होते हैं उनको नया नाम दिया गया है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो ये भी ध्यान रखें। तो समावेशी शिक्षा में इन दोनों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है, इसलिए समावेशी शिक्षा ज़्यादा प्रभावी है।
रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद, तो रचना की दृष्टि से 3 प्रकार हैं शब्दों के भेद। ठीक है। यथा समय में समास कौन सा है, तो यथा समय में अव्ययीभाव समास है। ठीक है। यथा में यथा आ जाए तो वहाँ पे अव्ययीभाव समास है। कोई 2 बार रिपीट हो रहा है कोई वर्ड, जैसे दिन दिन, रात रात, रातों रात, इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उसमें आप देखिए अव्ययीभाव समास होता है। देवनागरी लिपि का संबंध है तो आप अच्छे से जानते हैं, देवनागरी लिपि जो संबंधित है वो हिंदी भाषा से संबंधित है। नयन में जो समास है वो संधि है, तो वो अयादी संधि है। ने और अन, इसका संधि विच्छेद है। क्रमधार्य समास में, ठीक है, यहाँ पे क्रमधार्य जो 3-4 वर्ड दिए होंगे उसमें पूछा है कि क्रमधार्य समास तो अंधकूप में। ठीक है। कुआ कैसा है, अंधा, ये विशेषण विशेष पर आधारित है। सभी सजीवों को प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो पौधों से। ठीक है। ये हम भी जानते हैं कि हमारे को जो ऑक्सीजन मिलती है पौधों से या पेड़ों से मिलती है, और पेड़ पौधे हमारे से जिंदा रहते हैं, तो एक दूसरे पर निर्भर है। पढ़ने की सबसे, देखिए पढ़ाने की, यहाँ पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है, तो प्रोजेक्ट। देखिए मैंने पहले ही बताया कि हम कोई भी चीज़ को करके सीखते हैं तो वो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो प्रोजेक्ट विधि में आपको एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप में दिखाया जाता है। जैसे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको प्रत्यक्ष दिखाया जाता है कि चित्र के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से, तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती है। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान की। देखिए जो बुद्धि की 4 अवस्थाएं बताई थी वो किसने बताई थी, ठीक है, वो जीन पियाजे ने बताई थी। बच्चों में विकास की अवस्था, बुद्धि की नहीं, विकास की अवस्थाएं, और वो 4 अवस्थाओं को आपको अच्छे से पता है। जैसे संवेदी पेशिया हो गया, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक, जिसे औपचारिक भी कह देते हैं। तो ये भी ध्यान रखें आप, क्योंकि अवस्थाओं का, और ये भी ध्यान रखें इसकी एज भी ध्यान रखें, तो वो भी ध्यान रखें कि कब कब की एज है, तो इससे भी प्रश्न बन रहे हैं। विवेचना रहित विचार की अवस्था, ये मैंने कल भी आपको बताया था, जिसमें ऐसी विचार की अवस्था कौन सी है जिसमें विवेचना रहित होती है अवस्था, तो वो 4 से 7 वर्ष की अवस्था, जिसे पूर्व बाल्य अवस्था भी कह देते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम। ठीक है। बालक है, बच्चा है, उसको भाषा की शिक्षा दी जा रही है। ठीक है। एक भाषा की शिक्षा दे रही है, तो भाषा की शिक्षा जब स्टार्ट में दी जाती है तो उसमें मातृभाषा का विशेष प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, मूल व्यंजनों की संख्या, तो मूल व्यंजन 33 होते हैं। उसके बाद देखिए एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि, यानी एक समान, जैसे कई बच्चों को एक ही जैसा कुछ सिखाना है तो वो ध्वनि साम्य होते हैं, यानी ध्वनि माध्यम से उनको ये बार बार रिपीटेशन के माध्यम से वो सिखाया जाता है। देखो और लिखो, ठीक है, ये निबंध विधि है, निबंध रचना विधि है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नियमों की सहायता ली जाती है, तो नियमों की निगमन विधि में लिया जाता है। जैसे कि मैंने कल भी आपको थोड़ा इसको डिटेल से मैंने बताया कि जब आगमन विधि की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आगमन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे पहले उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है। उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम पर पहुँचा जाता है। ठीक है। और वैसे ही अगर निगमन की जहाँ बात हो रही है, ठीक है, या निगमन विधि की अगर बात हो रही है, तो पहले यहाँ पे नियम प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उसके उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये पहले नियम की बात होती है तो निगमन विधि, और जहाँ पे आगमन विधि की बात होती है तो वहाँ पहले उदाहरण दिए जाते हैं। तो विषय ज्यामिति संबंधी समस्या समाधान के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लेती है, तो यानी कोई ज्यामिति से यहाँ पे मतलब है कि कोई भी जटिल समस्या अगर आपके सामने आ जाती है तो जो उस जटिल समस्या को सुलझाने के आप विश्लेषण करोगे, किसी भी चीज़ का आप विश्लेषण करते हो तो ईजिली सॉल्व हो जाती है जटिल से जटिल समस्या भी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रंग में भंग जो पुस्तक में जो कविता है वो किसकी लिखी हुई है, तो मैथिली शरण गुप्त की लिखी हुई है। मार मार के अखीम बनाना, यानी किसी व्यक्ति है उसको ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं। ठीक है। ये मुहावरा है जिसमें ज़बरदस्ती और प्रेशर डाल के कुछ सिखा रहे हैं, तो वो मार मार के हकीम बनाना मुहावरा होता है। देखिए अगला प्रश्न, आज बहुत पानी गिरा, ये कौन सा वाक्य है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मेरे को स्पष्ट नहीं हो पाया कि बच्चों ने पूरा, जो बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन भेजते हैं ना तो वो डिटेल से नहीं भेजते, तो मेरे को थोड़ा बहुत अपनी तरीके से भी इसको सेट करना पड़ता है। हालांकि इसमें प्रश्न मेरी तरफ से कोई ऐड नहीं किया गया है, बस उस प्रश्नों का जो तरीका है उसको सही से जाने का वो मैं थोड़ा लिख के करता हूँ। तो ये वाक्य पूछा है, आज बहुत पानी गिर रहा है, तो ये साधारण वाक्य, इसमें कोई मिश्र या फिर अन्य वाक्य नहीं है। विशेषण विशेष्य बताने वाला जो समास है तो वो कौन सा है, तो वो कर्मधारय समास है। तो ये ध्यान रखें, इसमें विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान की बात की जाती है। आंसू जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। सद्भावना का विलोम दुराचार होता है। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, बहुत अच्छे से आपको पता होगी। अगला प्रश्न, छिपकली में श्वसन अंग, यानी वो जो
श्वास की बात करें कि श्वास कहाँ से लेती है, तो फेफड़ों से लेती है। आगे आगे प्रश्न देखिए, पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं, तो पत्तियों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो अंतिम प्रश्न है आज की सेशन का, गद्य शिक्षण में सबसे उपयुक्त जो विधि मानी जाती है, तो स्पष्टीकरण मानते हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण के माध्यम से गद्य शिक्षण का बहुत अच्छे से विस्तार किया जाता है, बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों आज के प्रश्न इतने ही थे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि सभी बच्चे इसका लाभ ले पाएँ और नए नए बच्चे हमारे साथ जुड़े और हमारे चैनल को थोड़ी रफ्तार मिले, जिससे हम जो ये पेपर का विश्लेषण कर रहे हैं वो बच्चों तक अच्छे से पहुँचे। वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ये बात आप विशेष ध्यान रखें। बाकी हमारे जो पुराने बच्चे हैं वो रेगुलर इस सेशन को शेयर करते रहेंगे, वो अच्छे से पता है। बाकी नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।